प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। क्लाइमेट चेंज एक नई हकीकत है और ये 2022 में पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासर कर चुकी है। गोया कि सिंध के अंदर जो सैलाब आए वो बड़े ही तबाह कुन थे और उसके बाद गोया कि अब कोशिशें तो ज़रूर हो रही हैं कि इस नया जो एक हकीकत है इससे कैसे निपटा जाए, लेकिन इस हवाले से हुकूमती कोशिशें कितनी कोई संजीदा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अमीन असलम साहब, आप वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर एक न्यू रियलिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्लाइमेट चेंज। और एक तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अगरचे ग्रीन हाउस एमिशन का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, बट पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त इसके नतीजे में तबाही आ रही है उसमें हमारा अपना किरदार कितना है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शराजी साहब, आपने प्रोग्राम पे बुलाया और ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में एक हकीकत भी बन चुकी है और एक ऐसी पाकिस्तान की खिड़की तोड़ के एक ऐसी आफत पाकिस्तान में आज आ चुकी है जिससे पाकिस्तान का आगे छुटकारा नहीं है। और हमें इस हकीकत को ना सिर्फ एक्सेप्ट करना है बल्कि इसको बर्दाश्त करना है। और अब तो हम बर्दाश्त से भी ज़्यादा सर्वाइवल मोड के अंदर आ गए कि अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है अगले सालों में तो पाकिस्तान को इस मसले के साथ निपटना पड़ेगा। पाकिस्तान, जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान इस मसले को पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया, लेकिन हम चाहते हुए भी इस मसले से दो चार हैं और इसके जो असरात हैं उनका हम फ्रंट लाइन के ऊपर फेस कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान इस वक्त जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं दुनिया की उनके अंदर हमारा शुमार होता है और एक साल का नहीं, ये पिछले दिहाई का अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली हम टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर हैं। और ये अब जो पाकिस्तान की जिस तरह की बनावट है कि हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ के अंदर 14,000 ग्लेशियर्स हैं और फिर उसके बाद हम एक स्लाइड के ऊपर रहते हैं तकरीबन, क्योंकि हम दुनिया का जो सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है K2 पाकिस्तान में है और फिर सतह समुंदर भी पाकिस्तान के अंदर ही है। तो ये जब पानी इन ग्लेशियर्स का पिघलता है ज़्यादा गर्मी की वजह से तो सारे पाकिस्तान को मुतासर करता है, खुसूसन हमारे नॉर्थ को, जो कि हमने पिछले एक हफ़्ते से देख रहे हैं और अभी भी शुनीद है कि अगले जो हफ्ता है वो भी काफ़ी डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मज़ीद बारिशों की इस वक्त फोरकास्ट की गई है। अब बात यह है कि ये तो हकीकत है, इससे पाकिस्तान का छुटकारा नहीं है। तो इसका अपने करना क्या है? तो उसके लिए देखें, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने कुदरत के साथ ये जंग नहीं करनी, कुदरत के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम मुकाबले की कोशिश करेंगे तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हुआ है कि अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हम दरख्तों को काट कर कुदरत के साथ मुकाबला कर लेंगे तो फिर हमारे जिस तरह पहाड़ गिरे हैं वैसे ही गिरेंगे। और अगर हम ये समझते हैं कि हम कुदरत के साथ मुकाबला करके अब जो पानी का रास्ता है उसके बीच में हम घर बना लेंगे और फिर हमें होगा कुछ नहीं, तो फिर वही होगा जो हमारे साथ हुआ है। तो आई थिंक इसको हमें पूरे इस विजन को चेंज करने की ज़रूरत है और इसके लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट और पॉलिटिकल एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब का कल, लेकिन सर अडॉप्टेशन की बात एक तो होती है, शायद आप उस तरफ जाना चाह रहे हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली सर तहरीक इंसाफ के दौर में तो बिलियन सुनामी ट्री के प्रोजेक्ट्स आए और उसके बाद हमने देखा है कि जंगलात की कटाई के हवाले से भी बड़ी कोशिशें हुई। तो कुछ वो भी स्टैट्स अगर आपके पास हों कि क्या अभी तक हम समझें कि जंगलात को बचाने के लिए वही कोशिशें हो रही हैं या अगेन वो सारी कोशिशें वक्ती थी और दोबारा चीज़ें पुराने पैटर्न पे चली गई जहाँ पे जंगलात की कटाई भी हो रही है और इसको रोकने वाला भी कोई नहीं है? कुछ इस हवाले से सर बताएंगे। बिल्कुल, ये जो आपने बात की है एग्जैक्टली यही हुआ है और ये सवाल उठाया गया, मैंने इस पर रिसर्च भी की है। और ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैटेलाइट के ज़रिए तमाम मुल्कों के फॉरेस्ट को मॉनिटर करती है। उनका डेटा ये साफ बता रहा है कि जिस तरह आपने बिलियन ट्री की बात की, वो एक ऐसा मनसूबा था जो इसने पाकिस्तान को नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया को एक नया विजन दिया था कि अगर हमने इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना है तो हमें ये दरख्त लगाने पड़ेंगे। तो उसके दो पहलू थे, एक ये था कि हमने जो डिफॉरेस्टेशन है, जो जंगलों की कटाई है, उसको रोकना है और दूसरा पहलू था कि नए फॉरेस्ट लगाने हैं। जो उसका पहला पहलू था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो पुराने दरख्त होते हैं, जो 50-50, 60-60, 100-100 साल के दरख्त होते हैं, वो अब एक नया दरख्त लगाने से उसका आप कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले टिम्बर माफिया और उनका मुकाबला करना था और अल्लाह के फजल से उस दौर में ये मुकाबला हुआ। और आज के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये बड़ा क्लियरली दिखा रहे हैं कि 2014 में जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उससे लेकर 2022 तक डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तान में कम हुई और ख़ुसूसन KP में कम हुई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं रही
और 2022 के बाद 2023 में उसने जंप लिया और फिर 2024 में उसने उसका डबल हो गई डिफॉरेस्टेशन। यानी कि और ये मुझे अफसोस से बात करनी पड़ती है कि जो पीटीआई की अपनी हुकूमत केपी के अंदर है वो इस विजन के ऊपर नहीं कारबंद रह सकी और आज डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तान में दोबारा हाई लेवल के ऊपर चली गई और ये सारी चीज़ बेनकाब हो गई। जब ये बारिशें हुई तो जो फॉरेस्ट के आगे से उन्होंने दरख्त का नहीं काटे होते और बीच में से कटाई की गई होती है जो कि नज़र से नहीं आपको आ रहे होते, वो जब ये पहाड़ गिरे और जब ये ग्लेशियर्स पिघले तो वो तमाम की तमाम लकड़ी जो है वो बह के सामने आ गई है और इसने बेनकाब कर दिया उस नाअहली को, उस मिस गवर्नेंस को, मिस मैनेजमेंट को जो कि की गई है हमारी फॉरेस्ट्री के साथ। इसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमें इन दरख्तों को भी बचाना और नए दरख्त लगाने की भी ज़रूरत है और वो भी हम जितने लगाएंगे वो कम है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ 5% हमारा फॉरेस्टेड एरिया और वो भी अंडर अटैक है और दुनिया की एवरेज जो है वो 25 से 30% है। तो हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ के अंदर और इस पर हमें एक डायरेक्ट कॉन्टीन्यूस पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ साथ हमें अपनी जो फ्लड प्लेन्स हैं उनकी मैनेजमेंट की प्रॉपर ज़रूरत है ताकि जो हमारे दरियाओं के रास्ते हैं उनमें हम घर ना बनाएं। अगर वो 1 साल फ्लड नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ हम इमारतें खड़ी कर दें, क्योंकि पानी का वही रास्ता है, उसी रास्ते से निकासी होनी। और पाकिस्तान जैसे मैंने आपको बताया एक स्लाइड के ऊपर है तो वो पानी तो बड़ी तेज़ी के साथ आएगा और उसी रास्ते से आएगा, तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है और साइंटिफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और लास्टली ये भी सर जानना चाहूँगा, इनफैक्ट अगर हमने अडॉप्टेशन की तरफ जाना है, अब इसके साथ हमने आगे चलना है तो उसके लिए कितने कोई में फाइनेंसेस चाहिए, पाकिस्तान खुद कैपेबल है कि इन चीज़ों को एड्रेस कर पाए, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जिस हवाले से इदारे बने हुए हैं अब तक तो हम देख रहे हैं कि एनडीएमए हो, पीडीएमए हो, इनका अभी तक रोल हमें सिर्फ एमरजेंसी रिलीफ तक नज़र आते, इससे आगे बढ़ के नज़र नहीं आ रहा। तो ये एरियाज़ कैसे हमने एड्रेस करने और उसके लिए क्या सोच चाहिए, कुछ सवाल कुछ बताइए सर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि एनडीएमए का रोल जो है वो डिज़ास्टर प्रिवेंशन में नज़र नहीं आ रहा बल्कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ एक चीज़ है। हमें इसमें प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर। क्लाइमेट चेंज के हर डिज़ास्टर ने इस दुनिया को सबक सिखाया है। अब जहाँ तक आपने बजटिंग और फाइनेंसिंग की बात की तो पाकिस्तान की वजह से तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें IMF और वर्ल्ड बैंक से जो बहुत बड़ा एक फंडिंग का लाइन मिली है 1.2 बिलियन की IMF से और 30 मिलियन की वर्ल्ड बैंक से, उन दोनों का फोकस जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग के ऊपर है। उन्होंने तो ये कह दिया कि आपने क्लाइमेट रेजिलियंस को बिल्ड करना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी प्रायोरिटी को खुद सेट करें, खुद डिफाइन करें, उसके प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये पॉलिसियों और स्ट्रेटजियों से मसला हल नहीं होना, वो बहुत बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। ये मसला हल होना है जब हम ग्राउंड के ऊपर उस पैसे को सही तरीके से लगा सकेंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर मिसिंग लिंक है कि हमें इन डिज़ास्टर्स का थोड़ा सा वक्त से पहले पता लग जाए तो ये बेहतर इनको मैनेज किया जा सकता है और बेहतर इनके साथ कोप किया जा सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 85 वेदर स्टेशन मौजूद हैं, हालांकि जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक हर 100 किलोमीटर के बाद एक वेदर स्टेशन होना चाहिए, तो उसके मुताबिक तो यहाँ पर हज़ारों वेदर स्टेशन होने चाहिए। और यहाँ पर मुझे याद है कि एक फंडिंग लाइन आई भी थी कोई 180 मिलियन की, जो कि पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट को दी गई, लेकिन जब पाकिस्तान का फ्लड आया तो वेदर स्टेशन लगाने की जगह उस पैसे को डाइवर्ट करके फ्लड के अंदर डाल दिया गया, फ्लड रिलीफ के अंदर। लेकिन वो तो एक ब्लैक होल था, पता ही नहीं चला वो पैसा कहाँ गया, किसको मिला किसको नहीं मिला, लेकिन वो पैसा ज़ाया हो गया। अब हमें ज़रूरत है कि हम तो ये जो पैसा अब आया हुआ है, दूसरा जो कि वी आर लकी कि हमारे पास एक फंडिंग लाइन मौजूद है, कमिटेड है, उसको सही तरीके से ग्राउंड पे लगा लें और पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ लगाएं, बगैर करप्शन के लगाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान की आगे आने वाली ज़िंदगी का मसला है। लेकिन इनफैक्ट ये सर रिसीविंग एंड पे तो आम आदमी है सर, आम शहरी है, हुकूमत की नालायकी अपनी जगह पे, तो फिर हम क्या कहें, पब्लिक अवेयरनेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लोग अपने तो फिर कोशिश करें। क्योंकि हमने देखा है इन दिनों में कि GB के अंदर जब ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि गडरिया ने लोगों को खबरदार किया तो बहुत सारे नुकसान से बचा जाए। तो ये पब्लिक अवेयरनेस को कितनी अहमियत देते हैं सर आप? बिल्कुल, बहुत ये अहम चीज़ है और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का ये एक हिस्सा होता है कि सिर्फ वेदर स्टेशंस नहीं होते बल्कि जो कम्युनिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है वो ज़्यादा कारआमद रहा है। मुझे याद है कि जो ग्लेशियर्स की एक प्रोजेक्ट था ग्लोव का, उसके अंदर भी कई जगह पे ये हुआ था कि जो लोगों को उन्होंने
ये सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन्स दिए थे जो कि कम्युनिटीज़ में वनरेबल जगहों पे रहते थे, ताकि वो क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर होते हैं, उनको पता होता है इस चीज़ का, और वो फ़ौरन आपको वार्न कर सकते हैं कि ये चीज़ होने वाली है। और अभी जिस तरह हमने आप बता रहे हैं कि जीबी में एक बहुत अच्छा वाक़या हुआ जहाँ पर एक शख्स की अर्ली वार्निंग की वजह से पूरी कम्युनिटी थी वो बच गई। तो लेकिन ये तमाम एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत होना चाहिए, जो कि बनी हुई है स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजी कोई नहीं बनानी, ये बनी हुई है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें पता है कि हमने दरख्त लगाने हैं, हमें पता है कि हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने हैं, हमें पता है कि हमने लोकल गवर्नमेंट्स को फ़ाल करना है ताकि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन सकें। हमें ये भी पता है कि हमने फ्लड प्लेन के अंदर आने वाले सालों के अंदर जो वहाँ पर घर और होटल और बाज़ार नहीं बनाने, और हमें ये भी पता है कि हमने जो ये डिज़ास्टर के लिए अपनी कम्युनिटीज़ को प्रिपेयर करना है, स्पेशली लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू उनको प्रिपेयर करना है। तो ये सब चीज़ें पता होते हुए हर साल हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ये पहली बार कोई चीज़ आ गई जो हमें इसकी तैयारी नहीं थी, पता नहीं था। अभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, डॉन में ही छपा होता फ्रंट लाइन पे कि ये हमने पिछले फ्लड से कुछ नहीं सीखा। वैसे बात तो उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन असल बात ये कि सीखना किसने था? सीखना तो आप ही ने था। आप प्राइम मिनिस्टर उस वक्त भी थे और अभी भी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए इसको सीरियसली लें, अपने टीम को प्रॉपरली उनको खींचे और उनको गाइड करें कि ये पैसा भी आया हुआ है, मसला भी हमें पता है, मसले का हल भी पता है, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा। सही, बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब, वफाकी वज़ीर बज़ाय माहौलियाती आलूदगी। बड़ी वजाहत से बता रहे थे कि इनफैक्ट कमिटमेंट का इशू है, बाकी हमें मालूम है कि हमें क्या इकदाम करने, लेकिन हुकूमत के एंड पे तरजीहात का प्रॉब्लम, अगर वो एड्रेस कर ली जाएँ तो क्लाइमेट चेंज के इशू से बेहतर अंदाज में निपटा जा सकता है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जाएंगे जीबी में जो एक गडेरिया ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, बट उसके बाद अभी भी कुछ ख़तरात वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए अवामी सतह पे क्या कोशिशें हो रही हैं, जाएंगे और वहाँ जाने की कोशिश करेंगे।